May I come in, sir? Yes, come. Namaskar. Take your seat. Thank you, sir. बिना अपना नाम बताए अपना परिचय बताइए, आपने कब कब एकेडमिक डिग्री हासिल किया है? 2012 में मैंने ग्रेजुएशन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किया है। उसके पश्चात मैं शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा, 2012 से अब तक आप विद्यालय में एज ए टीचर हैं? जी अच्छी बात है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जी। नालंदा बिहार में क्यों फेमस था? नालंदा अपनी प्राचीन जो शिक्षा का केंद्र था, उसी के नाम से नालंदा विख्यात। जैसे मतलब क्या था वहाँ, विशेषता बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय था, वो भी इंटरनेशनल? जी, इंटरनेशनल विश्वविद्यालय प्राचीन काल में था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा था, जिसके कारण से बहुत सारे विदेशी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे और अपने ज्ञान का लाभ सारी दुनिया में फैलाए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा गुप्त शासन काल में श्री कौन से? कुमार गुप्त। सॉरी सर। प्राचीन काल में दो और विश्वविद्यालय बहुत फेमस थे उस समय, जी। दोनों का नाम बता दीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय जी। नालंदा विश्वविद्यालय में दो चीनी यात्री भी अध्ययन के लिए और रिसर्च के लिए आए थे, दोनों का नाम बताइए। ह्वेनसांग और फाहियान। और बौद्ध धर्म की लगभग वहाँ प्रसार शाखा भी जी। थी, और वहाँ पर बौद्ध धर्म के दो विभाग थे, वो कौन कौन से थे वहाँ? वज्रयान और सैद्धांतिक, सर को पूरा याद नहीं। महायान, है ना? महायान। चलिए, ठीक है। राजगीर में कौन सी बौद्ध समिति है? प्रथम कौन थे उसके? वसुमित्र, बौद्ध समिति अध्यक्ष वसुमित्र। महाकश्यप। चलिए, आपने मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया है, जी। तो बिहार के दो गणितज्ञ का नाम बता दीजिए। बिहार के प्राचीन काल में आर्यभट्ट, वर्तमान में आनंद कुमार। एक डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह जी, बहुत बड़े गणितज्ञ, जो कुछ दिनों पहले उनका देहांत हुआ। और आर्यभट्ट जो हमारे यहाँ से प्रक्षेपास्त्र हुआ था आर्यभट्ट, जी, उसमें उनका योगदान था। जी जी। और वशिष्ठ एंड वशिष्ठ एक थ्योरी भी चलती है, उनका एक थ्योरी है मैथमेटिक्स में, वशिष्ठ एंड वशिष्ठ के नाम। सर मुझे उसके बारे में चलिए, कोई बात नहीं। मैथमेटिक्स में आप ये बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला? a प्लस b क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 3ab रूट अंडर a प्लस b। चलिए, ठीक है। अगर कोण की दृष्टि से बात करें जी। तो कितने भागों में बांट सकते हैं? कोण के दृष्टि से न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या आप टीचर हैं ना? जी। तो टीचर का नौकरी क्यों छोड़ के इधर आना चाहते हैं आप? सर नौकरी छोड़ना नहीं, अवसर। नेचर अलग है। जी जी। या हमारी जो क्षमता है और हम प्रयास किए हैं, हम चाहते हैं कि सिविल सेवक के रूप में काम करें। शिक्षक तो बड़ा नोबल प्रोफेशन होता है भाई। जी। आप भविष्य के निर्माता हैं। जी जी। जो बच्चा जो आगे बढ़ता है, जो आप पढ़ाइएगा, उसी से बच्चा आगे देश का निर्माण करेगा। जी। तो आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? शिक्षक इतना अच्छा मौका है आपके पास, समाज को देने आगे बेहतर अवसर की तलाश में, अपने लिए और समाज के लिए भी। ऑडिटिंग भी सर एक ऐसा काम है कि इसमें भी जा कर के हम अच्छा कर सकते हैं। आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और कैरियर के हिसाब से आप जी। चाहते हैं कि शिक्षक से आप ऊपर जाए। हमारा देश जी। ये गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। कितना गणतंत्र दिवस है? ये वाला 74वां, सॉरी 75वां से। अच्छा, ये बताइए कि हम लोग गणतंत्र हैं, लोकतंत्र हैं। जी। हमारा संविधान प्रस्तावना है कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र भी गणतंत्र भी, इसका मतलब क्या समझा सकते हैं? जहाँ तक सर मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र का मतलब लोगों के द्वारा शासन में लोगों की सहभागिता। गणतंत्र का आशय ये इस संदर्भ में कि हमारे यहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख यानी राष्ट्रपति हैं, वो वंशानुगत ना होकर के उनका निर्वाचन किया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि भारत के संविधान में जी मूल अधिकार दिए गए हैं, जी, उसमें एक मूल अधिकार को कब हटाया गया? 1978। कौन से संशोधन द्वारा?
44वें संविधान संशोधन। कौन सा आर्टिकल? और सॉरी सर, पूर्ण तरह से याद नहीं आ रहा। चलिए, भारत के भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है 6, जी। उनका नाम बताएं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम जो है उससे शोषण जी, शोषण के, हाँ, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक उपासना और का धार्मिक स्वतंत्रता का, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये 6 अधिकार में जी, से जी। एक अधिकार ऐसा है जी जो विदेशी को भी प्राप्त है। जी, कौन सा अधिकार? समता का अधिकार सर। क्षमता का अधिकार। जी समता का अधिकार विदेशी को भी प्राप्त है। जी। लेकिन यहाँ पर कोई विदेशी चाहेगा, कहे कि हमको नौकरी लेना है, तब तो उसको समानता के अनुसार नौकरी मिलेगा ही क्या? समता के अधिकार में सर उपबंध हैं कई, वो उसमें प्राप्त हैं। एक उनको प्राप्त है। जी अगर कोई विदेशी आता है जी। और वो किसी कारण से भारतीय कानून के दायरे में आ जाता है, जी चाहे वो स्मगलिंग हो या वायलेशन ऑफ लॉ हो, जी, तो वह अपनी रक्षा हेतु कौन से अधिकार का उपयोग कर सकता है? 2 सिद्धियों के संदर्भ में संरक्षण। जी, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, मूल कर्तव्य कितने हैं भारतीय संविधान में? 11 सर। अच्छा, मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया है? रिकॉल नहीं कर पा रहे। चलिए, कोई बात नहीं। आपने वैकल्पिक विषय बीपीएससी में आपने इकोनॉमिक्स रखा जी तो मैथ को छोड़कर इकोनॉमिक्स की ओर जो आप आए, क्या कारण था? सर, सबसे पहला कारण तो ये है कि सर मैं नौकरी करता हूँ, इसलिए मुझे अध्ययन हेतु समय कम मिलता है और कम समय में बेहतर तैयारी के लिए इकोनॉमिक्स मुझे अच्छा लगा। मैंने समय के दृष्टिकोण से मैं मान लिया। और दूसरा दृष्टिकोण है कि इकोनॉमिक्स का अध्ययन मैं प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य उद्देश्य से भी कर रहा था, इसलिए इसके संदर्भ में मुझे बहुत सारी जानकारियाँ पहले थी और इसीलिए इसको मैंने चुना। ये हम मान लें कि मैथ आपका रुचि का विषय नहीं था? मैथ के सर रुचि का विषय रहा है, लेकिन मैथ पढ़े हुए और इस लेवल के कंपटीशन में उसका जो सिलेबस है उसको पढ़ने के लिए बहुत समय और साधन की आवश्यकता थी, जो मेरे पास नहीं आपने मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के तुलनात्मक जी सिलेबस का अध्ययन जी किया, प्रश्न पत्रों को देखा और आपको लगा कि इकोनॉमिक्स ज्यादा सहज है, जी कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं, जी। समान अध्ययन का भी एक भाग है जी और इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर आपने मैथ के बदले अर्थशास्त्र का चयन किया है। चलिए, बहुत अच्छी है। बताइए, अर्थशास्त्र में 3 महान अर्थशास्त्री हुए और जिन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित भी किया। जी तो 1776 ईस्वी में एक अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ। जी। उन्होंने क्या कहा, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, धन का विज्ञान। उनके पुस्तक का क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन, पूरा नाम? एन इंक्वायरी इनटू द जी इनटू एंड द कॉजेस ऑफ द वेल्थ। जी। चलिए, और 2 अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। मार्शल वेरी गुड। और एक रॉबिन्सन जी। रॉबिन्सन और मार्शल साहब ने अर्थशास्त्र को परिभाषित जी। तो अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, ये किसने कहा? मार्शल ने कहा या रॉबिन्सन ने कहा? रॉबिन्सन ने कहा। रॉबिन्सन ने कहा। तो अर्थात क्या कहता है, अर्थशास्त्र कौन सा विज्ञान है? चयन का विज्ञान। जी। इसको बता दीजिए क्या कहना है, क्या होगा इसका? उनके कहने का आशय था कि हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित हैं, हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, इसीलिए हमें चयन की प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। यानी सीमित साधनों के द्वारा जी सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम चयन करते हैं जी। और प्राथमिकताएं देते हैं, प्राथमिकताएं देते कौन सी हमारे लिए परमावश्यक है, तब उसमें हम काम। जी। चलिए, ठीक। अर्थशास्त्र के 2 आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट दिया जी, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। अंतर बता दीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत इकाई या फर्म उद्योग के बारे में अध्ययन किया जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय आय का और बेरोजगारी का अध्ययन कौन से अर्थशास्त्र में करेंगे? ये समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में। ठीक। और कीमत सिद्धांत, मूल्य का सिद्धांत? ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का। घाटे की वित्तीय व्यवस्था क्या होती है? डेफिसिट डेफिसिट बजट जब प्रस्तुत किया जाता है और अमूमन बजट में जब घाटे होता है, राजस्व माने कुल प्राप्तियों के तुलना में कुल व्यय अधिक हो जाने पर जब बजट घाटा है तो बजट घाटे को पूर्ण करने के लिए सरकार को उधारी
लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है, यही घाटे की या न्यू वित्तीय करेंसी को भी छापना या पड़ता है। न्यू करेंसी, ये जी। घाटे की अच्छा, वजह। ये क्या विकासशील देशों के लिए अच्छी बात है या बुरी बात विकासशील देशों के लिए अच्छी बात है। है? किस हद तक? देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए बजटरी राजकोषीय घाटा कितना तक हो तो उसको माना गया कि वो विकासशील देश के लिए अच्छा है? 2 से 3%। तो राजकोषीय घाटा में एक FRBM एक्ट लागू भी हुआ था। जी। रिस्पांसिबिलिटी जी। मैनेजमेंट एक्ट जी। था बजटरी के लिए। तो इसमें इस कमेटी के चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे, जो 2016 में एक रिपोर्ट दिया था FRBM? सॉरी सर यार। डॉक्टर NK सिंह। जी। उन्होंने ही कहा था कि 3% तक जो राजकोषीय घाटा जी। है वह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत अच्छा होता है और बैलेंस होता है, उसके आधार पर किया जा सकता है। चलिए, बाजार व्यवस्था में जी। 2 शक्तियां काम करती है मूल्य निर्धारण में। जी। एक मांग शक्ति होती है और एक आपूर्ति शक्ति। जी। ये दोनों किस प्रकार काम करती है, इसके बारे में बताइए। मांग और आपूर्ति एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध रखते हैं। बाजार में किसी चीज की मांग होगी तो उसकी आपूर्ति की जाएगी, और आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष जो है, आपूर्ति प्रभावित होने से अर्थव्यवस्था में कीमत भी प्रभावित होती कीमत प्रभावित होती है, यानी कि दोनों मांग का नियम और आपूर्ति का नियम, है। जी। है ना? जी। लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई, दोनों कार्यक्रम होता है। जी। दोनों में कैसा संबंध है? अगर आपूर्ति बढ़ा दी जाए तो किसी वस्तु का मूल्य क्या होता है? आपूर्ति बढ़ाने से वस्तु का मूल्य घट जाएगा, बढ़ जाता है। और मांग बढ़ जाने मांग जब बढ़ जाने से वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। यानी दोनों नियम लागू। जी। यही दोनों की शक्तियां आज किसी वस्तु के कीमत का निर्धारण करती जी। है। एक उपभोक्ता जी। किसी वस्तु का कीमत देने को तैयार होता है, जी। क्या चीज, किस चीज के आधार पर वह कीमत देता है? अपनी संतुष्टि के आधार पर, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार वो तो ठीक है, लेकिन कीमत का जो निर्धारण होगा, मौद्रिक वैल्यू निकाली जाएगी, उसको किस आधार पर? पर। वस्तु की आपूर्ति और वस्तु की मांग। आपूर्ति तो सेलर करते हैं, जी। डिमांड आपूर्ति सेलर करते हैं और डिमांड कंज्यूमर करते हैं, जी। जो बायर होते हैं। लेकिन एक उपभोक्ता, एक बायर किसी वस्तु की जो कीमत अदा करेगी वो क्या देखेगी? गुणवत्ता। क्या गुणवत्ता? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। कौन अपने आवश्यकता के छात्र हैं, उसमें एक निहित उपयोगिता, अपने संतुष्टि का स्तर। जैसे अगर मान ले एक कलम है, उस कलम का कीमत हम आपसे 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, आप देंगे क्या? जी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका 1 लाख की उपयोगिता उस उसमें उपयोगिता सर, जी जी जी, सीमांत। उपयोग, सीमांत उपयोगिता। कोई भी उपभोक्ता जब किसी वस्तु की कीमत देता है तो उसमें निहित सीमांत उपयोगिता। जी। क्लियर है? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बजट में कटौती प्रस्ताव क्या होता है? बजटीय प्रक्रिया के दौरान जब संसद में बजट रखा जाता है और उस पर चर्चाएं होती है, तो विपक्षी सदस्यों द्वारा या सरकार में शामिल सदस्यों के द्वारा भी बजट में विभिन्न प्रकार के कटौती प्रस्ताव आंशिक रूप से और कितने तरह कटौती प्रस्ताव? 3 तरह से। सॉरी सर, ये नाम पूरा याद। अच्छा, अभी हाल के दिनों में मालदीव इशू बहुत चर्चा में रहा है। क्या है ये मालदीव इशू? कुछ दिनों पहले लक्षद्वीप, हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप की यात्रा किए थे। लक्षद्वीप की यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ तस्वीरें एक्स पर साझा की, और उस संदर्भ में मालदीव के मंत्री और बाद में वहाँ के कुछ संसद सदस्यों ने अशोभनीय टिप्पणियाँ की, जिसके कारण से ये भारतीय अस्मिता का प्रश्न बन गया और भारतीयों ने मालदीव का बहिष्कार किया। बहुत सारे बॉलीवुड के सितारे, बहुत सारे सितारों ने भी मालदीव जाने से इनकार कर दिया। मालदीव की राजधानी माले, माले, सॉरी कंफर्म नहीं है, माहे, कंफर्म सर नहीं। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। अच्छा, ये बताइए कि अभी जी। जो हमास का इशू चल रहा है, इजराइल हमास का, जी। इसके लिए आप क्या, इसको किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, इजराइल का या हमास का? कहीं युद्ध के लिए कौन कहीं रिस्पॉन्सिबल है? मेरी नज़र में कहीं न कहीं सर दोनों पक्षों के द्वारा जो है सो ये संघर्ष किया जा रहा है, तो दोनों पक्षों की भूमिका बनती है। इजराइल हमास तो एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन सारा अंतर्राष्ट्रीय जो पश्चिम एशिया के देश उसको समर्थन दे रहे हैं, आतंकवाद करते हुए भी। कहीं न कहीं ये सर, ये एक वर्ल्ड वार जो है, वर्ल्ड वार में जो 2 गुटबंदी हुई थी, उसी तरह की गुटबंदी है, जो कुछ समूह हमास को एक इस्लामिक कल्चर के नज़र से और इजराइल को एक यहूदी कल्चर के नज़र से, कल्चरल सर, ये कुछ कल्चरल इशू है। वहाँ गजा पट्टी में जो पवित्र स्थान है, उसमें दोनों धर्मों के
ईसाइयों का, यहूदियों का और मुस्लिम। धर्म कौन सा है? किस धर्म के लोग मानते हैं सर? याद है? फिलिस्तीन के एक बहुत नेता हुए थे जिसे नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था, उसका नाम बताइए। सॉरी सर, यासर अराफात का नाम। जी आप मणिपुर हिंसा चर्चा में रही, जी। उसका मूल कारण बताइए। मणिपुर हिंसा के जड़ में वहाँ के आदिवासियों की समस्याएं हैं। आदिवासी मैती समुदाय को जो आरक्षण मिला है उसी के खिलाफ वहाँ के दूसरे स्थानीय आदिवासी समुदाय विरोध में, कुकी जी विरोध में। तो आखिर क्यों दोनों तो आखिर वो मूल निवासी वहीं के हैं, दोनों की अपनी सामाजिक अस्मिता है, अस्थायित्व है, फिर भी दोनों आपस में क्यों आखिर ऐसे उलझ गए? या जबकि उसमें वहाँ के हाईकोर्ट का एक निर्णय है, स्पष्ट निर्णय है। कुकी समुदाय को ऐसा लगता है कि मैती समुदाय को जो आरक्षण मिलेगा उससे मेरा हक छीन जाएगा। आप भारत की जो विदेश नीति जी, तो विदेश नीति दो मूलभूत सिद्धांत पर आधारित, वो कौन कौन सा सिद्धांत? पड़ोसी फर्स्ट की नीति, जैसे एक नाम नॉन एलाइज, ठीक है, गुट निरपेक्ष जी निरपेक्षता जी के साथ किसी गुट में, दूसरा पंचशील समझौता को लेकर जी। हमेशा कायम रखना, ये दो नीतियां चल रही हैं। शुरुआत कब हुई है? सॉरी सर, दोबारा रिपीट करो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1950 के दशक। 50 के दशक में आप पहली बैठक हुई थी, हम ईयर पूछ रहे हैं आपसे, किस साल हुई थी और कहाँ हुई थी और कौन कौन नेता उसमें विश्व के शामिल, महत्वपूर्ण भूमिका थी? याद नहीं सर। अच्छा, आपका हॉबी टीचिंग है, ठीक है जी। और आप टीचर में हैं भी, जी तो अच्छा है, हॉबी भी मिलता है और प्रोफेशन भी मिल रहा है। जी। तो टीचिंग जो हॉबी रखे हैं आप, तो वो मतलब क्या करते हैं टीचिंग में, क्या करते हैं? एकदम दिनहीन गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं या आप फीस लेकर पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? हॉबी में जैसे पढ़ाने के दौरान ही मुझे सबसे ज़्यादा संतुष्टि ही मिलती है, तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि स्कूल के आवर में या किसी भी समय अगर मेरे पास बच्चे आ जाए, अगर लंच का ही समय क्यों ना हो, तो मैं उसे कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, जरूर बताता हूँ। वो तो हो गया कि वर्किंग आवर, लेकिन नॉन वर्किंग आवर में आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए स्कूल बंद हो गई, संडे हो गई, लंबी छुट्टी हो गई, तो हॉबी तो ऐसा चीज है कि आदमी को पर दिन की आवश्यकता पड़ती है। जब भी आपको मौका मिले, सुकून मिले, कहीं भी मिले, आप अपना उसमें रम जाइए, उसके अनुसार अपना काम कीजिए। फिलहाल तो सर नौकरी के दौरान तो अमूमन विद्यालय खुला ही रहता है, तो इस तरह की आवश्यकता नहीं अब पड़ती। कहने करते कि जो आपकी हॉबी है, आप ये नहीं चाहते कि समाज के वंचित, पिछड़े, है ना, दलित, शोषित समाज के जो है बेचारे एकदम आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर है, उनको पढ़ाने के लिए आपकी कोई हॉबी काम नहीं करती? वंचितों का तो ही सर अभी मूल रूप से अध्ययन सरकारी विद्यालयों में होता है। समाज के पिछड़े कमजोर बहुत लोग हैं ऐसे समाज में जो आज तक विद्यालय तक पहुंच नहीं बन पाए हैं, तो उनके लिए आपके प्रति जो है आपका हॉबी, उसके प्रति विचार नहीं करते? जी सर, उसके लिए प्रति भी विचार। चलिए, आप इमोशनल हैं जी, आपने लिखा है वीकनेस इमोशनल, तो इमोशनल तो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए उनके कार्य जो है कर्तव्य निर्वहन में बड़ा बाधा उत्पन्न करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अगर आप इमोशनल हैं तो आपको दिक्कत होगी डबल की नौकरी के लिए, प्रशासनिक अधिकारी कैसे मैनेज करेंगे आप? इमोशनल काम के कार्य क्षेत्र में हम अपने इमोशन को आने नहीं देंगे। प्रयास करेंगे कि हमारा इमोशन के कारण से हमारा काम प्रभावित ना हो, क्योंकि अगर अपने पर हम कोई व्यक्ति कमाल आया, करें। वो डिजर्व नहीं करता है, लेकिन रोना धोना शुरू कर दिया, गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, पैर पकड़ लिया आपका, तो आप जी। इमोशनल है तो आप उसकी भावना में आ जाएंगे और नॉन डिजर्व पर्सन को आप कुछ भी करके दे सकते हैं, सरकारी लाभ दे सकते हैं, करा सकते हैं, या उनको ये कर सकते हैं। ये तो बड़ा इफेक्टिव मतलब ये क्वालिटी है। तो हम अपने इमोशन को सर नियंत्रण में रखेंगे और रखते भी हैं सर, और प्रयास करते हैं कि जो वाजिब कारण है, अगर किन्हीं की डिमांड है तो उस अगर वो डिजर्व करते हैं तभी उनकी डिमांड पूरी की जाए। चलिए, आज का समाचार पत्र आपने पढ़ा? जी, दो राष्ट्रीय समाचार पत्र। राष्ट्रीय ये नीतीश कुमार को संयोजक बनाया गया था, इंडिया गवर्नमेंट का बनाया गया, लेकिन उन्होंने ये नामंजूर कर दिया। प्रस्ताव दिया? जी सॉरी सर, प्रस्ताव दिया गया था। कौन सा अखबार पढ़े? हिंदुस्तान, उनके संपादक का नाम? शशि शेखर। हिंदुस्तान का संपादकीय क्या था आपका? राम मंदिर से जुड़ा हुआ था। राम प्राण प्रतिष्ठा कितने तारीख को होने जा रही है? 22 जनवरी। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का वहाँ उद्घाटन हुआ है,
अयोध्या में। जी। उनका नाम बता। नाम रिकॉल सर वाल्मीकि महर्षि। हम महर्षि वाल्मीकि। जी जी महर्षि वाल्मीकि। आपकी इंटरव्यू हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। जी 2 मिनट के लिए बाहर जाइए। धन्यवाद सर। इस मिनट हो गया।